स्पर्श की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, और इसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। तो चलिए सबसे पहले प्रहलाद अग्रवाल के विषय में जानकारी हासिल करते हैं कि भारत की आजादी के साल मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जन्मे प्रहलाद अग्रवाल ने हिंदी से एमए तक की शिक्षा हासिल करी। यानी इन्होंने अपना अध्ययन का माध्यम क्या रखा, हिंदी, और आगे भी इन्होंने जब मास्टर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल करी वो भी अपने हिंदी विषय से ही की। 1947 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी किशोर अवस्था से ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक रखा था। आपको पता है कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है या फिर जब भी कोई नई फिल्म आने वाली होती है, थिएटर में लगने से पहले उस फिल्म के विषय में कई चर्चाएं की जाती है। उस अभिनेता से उस फिल्म के विशेष बातों के बारे में वहाँ साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। उस फिल्म के अंदर जो म्यूजिक कंपोजर्स थे, जिन्होंने लिरिक्स दिए, जिन्होंने उसके गीत लिखे, उन सारी चीजों के विषय में वो जो है वहाँ चर्चाएं की जाती है। ऐसी चर्चाओं के शौकीन रहे थे कौन? प्रहलाद अग्रवाल जी। ठीक है, तो इन दिनों ये सतना के शासकीय स्वशासित स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापन कर रहे। यानी ये बुक बहुत पुरानी है और अब यहाँ पर हमें थोड़ा करेक्शन करना है। प्रहलाद अग्रवाल के विषय में वही 1947 का बर्थ है और आज 2021 का समय चल रहा है। तो यहाँ इन दिनों में अगर ये है, ऐसा संभव नहीं है। प्रहलाद अग्रवाल फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं। यानी उन्होंने इस फिल्म में, मतलब जो जो फिल्में बनी उस फिल्म के अंदर जो जो अभिनेता थे उनके जीवन के विषय में, उस फिल्म के विषय में, उस फिल्म में लगने वाले खर्चे के विषय में, उस फिल्म से वापस प्राप्त होने वाले लाभ के विषय में कई सारी चर्चाएं उन्होंने की भी और साथ में उसके विषय में लिखा भी। ठीक है, और आगे भी अपने इसी क्षेत्र में इन्होंने जो है लेखन का विषय बनाए रखने का कृत संकल्प ले रखा था। इनकी प्रमुख कृतियां ध्यान दीजिएगा: 7वां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चिर अतृप्त गुरुदत्त, उत्ताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, ओरे मांझी, बिमल रॉय की सिनेमा और महाबाजार के महानायक, 21वीं सदी का सिनेमा। अधिकतर जो इन्होंने टाइटल ले रखे हैं ये सारे शीर्षक किसी न किसी फिल्म से संबंधित रहे हैं। जैसे इसमें पुराने अभिनेता जिनका नाम दिया गया है गुरुदत्त आदि के विषय में भी जानकारी दी गई। सुभाष घई के द्वारा निर्मित की गई फिल्म और उसके विषय में भी चर्चाओं को इन्होंने अपनी रचना का विषय बनाया। सुभाष घई को तो आप सभी जानते होंगे। इसी तरह से बिमल रॉय के विषय में भी जो जो फिल्में बनी थी उन समस्त फिल्मों को उन्होंने अपने लेखन कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। अब ये क्या थी तीसरी कसम, और प्रहलाद अग्रवाल ने इस तीसरी कसम के विषय में जो भी जानकारी लिखी वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों बनाया गया? ठीक है, तो हमें यानी पाठक वर्ग को वो इस विषय से जोड़ना चाहते हैं कि पाठक को भी ये पता चल सके कि जो गीत लिखे जाते थे ये गीत यूं ही नहीं लिखे जाते, बल्कि ये किसी व्यक्ति के मन के भाव, किसी प्रसंग को और परिस्थिति को देख करके वो जो भाव अंदर से स्फुरित होते हैं, स्फुट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो जो भाव बनते हैं उन्हीं भावों को उन्होंने लेखनीबद्ध कर दिया। और वही लेखनीबद्ध किए गए भाव जो है जब किसी फिल्म के किसी प्रसंग पर सटीक बैठते हैं तो उसे गीत का रूप दे दिया जाता है और साथ में संगीत की रचना कर दी जाती है। बस यही कुछ बातें इन्होंने इस पाठ के जरिए पाठक वर्ग से साझा की है और बताने की कोशिश की है कि वास्तव में फिल्म निर्माण करना और लोगों का मनोरंजन करना आसान कार्य नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, जब भी फिल्म रिलीज होती तो बॉलीवुड के अंदर शुक्रवार को जो महत्वपूर्ण दिन माना जाता था उसी दिन वहां उस मूवी को रिलीज किया जाता था। ठीक है, यानी सिनेमा में उस पर्दे पर अवतरित किया जाता था। तो इसमें देखिए साल के किसी महीने का शायद ही कोई ऐसा शुक्रवार जाता था कि कोई हिंदी फिल्म सिने पर्दे पर ना पहुंची हो। आपको पता है, अगर आप ये जानकारी लेना चाहो तो सलमान खान की भी अधिकतर मूवी या तो ईद के आसपास शुक्रवार के दिन ही रिलीज होती है और सिनेमा के पर्दे पर अवतरित होती है। और अधिकतर ऐसी फिल्मों के विषय में यही कहा जाता है कि वो शुक्रवार को ही सिने पर्दे पर वहां पर लोगों के समक्ष उपस्थित की जाती है।
उनमें कुछ तो सफल रहती हैं और कुछ असफल हो जाती हैं। कुछ दर्शकों को कुछ अरसे तक याद रहती है और कुछ को वहीं सिनेमा घर से बाहर निकलते समय भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बनती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनको कोई ना कोई बेहतर संदेश भी देती है। यही बात मैंने अभी आप लोगों के सामने कही कि यहाँ पर बॉलीवुड की फिल्म के विषय में जानकारी हासिल करने की हमारी रुचि नहीं है, बल्कि हमारी रुचि इस उद्देश्य को जानने की है, इसके इस पाठ के पीछे पाठक वर्ग के लिए ये सीख निहित है, ये संदेश निहित है कि फिल्म निर्माण करना और लोगों का मनोरंजन करना आसान कार्य नहीं है। इसमें एक व्यक्ति के जीवन भर की सारी पूंजी लगा दी जाती है और उस पूंजी के विषय में एक तरह का वो जो खेल खेल लिया जाता है कि या तो आमदनी होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा और या ये फिल्म फ्लॉप हो गई, असफल रह गई तो उस व्यक्ति का दिवालिया निकल जाएगा, यानी वो सब कुछ अपना खो देगा जो उन्होंने अपने जीवन में कमाया है। यानी ये भी एक तरह का एक बहुत बड़ा और बहुत बड़े मंच पर खेला जाने वाला खेल है जिसके विषय में सफलता और असफलता परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है। होता है ना, कई बार हमने देखा कि उस बंदे ने उस मूवी को निर्माण करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन वो जैसे ही मूवी फ्लॉप हुई उस व्यक्ति को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो व्यक्ति जो है जीवन से हार मान चुका। और कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि उसने अपनी सब कुछ पूंजी जो है उस मूवी को बनाने के लिए लगा दी, लेकिन उस मूवी ने ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होकर के बहुत अच्छी आमदनी कराई और वो व्यक्ति धरातल से लेके अर्श तक पहुंच गया, यानी आसमान को छू गया, यानी उसको बहुत ज्यादा और बेहतर आमदनी हुई किसी मूवी के रिलीज होने की वजह से, है ना। तो देखिए, एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म के क्षेत्र से जुड़े रहने वाले कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर साबित हुई। मील का पत्थर यानी अपने आप को प्रूव कर देना, अपने आप को प्रमाणित कर देना, यानी ऐसी मूवी साबित हो जाना जो बाकी सिनेमा जगत के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श कायम कर दे। अब आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब भी कोई फिल्म निर्माता किसी फिल्म को बनाता है तो उसके लिए उसको एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, यानी कथानक चाहिए, कहानी चाहिए, स्टोरी चाहिए। ये स्टोरी वो कहाँ से लाते हैं? बहुत बड़े साहित्यकार होते हैं, उन साहित्यकारों की किसी महान कृति को जब वो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि यार इसको अगर सिनेमा के ऊपर एक्टिंग के थ्रू उतारा जाए तो लोगों का बेहतर मनोरंजन होगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ राइटर का नाम लिया है जो आंचलिक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको आंचलिक साहित्यकार को भी परिभाषित करना चाहूंगी कि किसी अंचल, अंचल का अर्थ होता है स्थान विशेष, किसी ग्रामीण क्षेत्र या स्थान विशेष के पूरे परिस्थितिक वातावरण को उद्गृत करने वाली और वहां की पूरी परिस्थितियों को उपस्थित करने वाली जो साहित्यिक रचना होती है वो कहलाती है आंचलिक उपन्यास। और आंचलिक उपन्यासकारों में जो महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है उस बंदे का नाम था फणीश्वर नाथ रेणु। ध्यान दीजिएगा, फणीश्वर नाथ उनका पूरा नाम था और रेणु उनका उपनाम संबोधित किया गया है। जैसे आपने कई साहित्यकारों के नाम पढ़े होंगे, मैंने एक नाम लिया रामधारी सिंह दिनकर, है ना। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं के विषय में अगर पढ़ा जाए तो अपन देखते हैं कि यार उसकी कविताओं में इतना जबरदस्त उत्साह है कि सुनते ही हर व्यक्ति जो निराश मन का होता है ना उसके अंदर भी एक अपना नई उत्तेजना, नया उत्साह, नई उमंग आ जाती है और वो भी निराशा के घोर अंधकार से निकल करके और एक ऐसे आलोक में स्थान की ओर अग्रसर होने लगता है, उसको अपने जीवन का उद्देश्य हासिल होने लगता है। आपने अगर 8th क्लास राजस्थान बोर्ड से की हो तो आपने एक कविता पढ़ी होगी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दीनहीन विनीत और सरल है। यानी क्षमा भी उस व्यक्ति को शोभा देती है जो अपने आप में वास्तव में बहुत ताकतवर होता है और जो बहुत अपने आप में दयालु है, बहुत गरीब है और बहुत कमजोर है, वो अगर दूसरों को क्षमा करता है तो क्षमा उस व्यक्ति के ऊपर भी शोभा नहीं देती है। और ये कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई। तो दिनकर क्या था? उनका उपनाम था, यानी जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई विशेष गुण हमें दिखाई देता है तो हम उसे उसी उपनाम से संबोधित करने लगते हैं।
ठीक है। तो यहाँ फणीश्वर नाथ एक साहित्यकार का नाम है जिन्होंने आंचलिक यानी स्थान विशेष से संबंधित उपन्यासों को बहुत अच्छे ढंग से लिखा। इसीलिए स्थान विशेष या ग्रामीण परिवेश को महत्वपूर्ण स्थान देने के कारण उनके साथ रेणु, रेणु का अर्थ होता है मिट्टी का एक कण, रेणु जो नाम है उनका उपनाम जो है उनके साथ जुड़ गया। ठीक है। अब उनकी एक रचना थी, उस रचना का नाम था तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। जब शैलेंद्र ने इस रचना को पढ़ा तो उसका मन इतना उसके प्रति आकर्षित हुआ कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस साहित्यिक रचना को पढ़ने के साथ ही लोगों को भी इससे परिचित करवाया जाए। और लोग कब इसका परिचय प्राप्त करेंगे कि एक साहित्यिक कृति को पढ़ना और एक सिनेमा जगत के उस पर्दे पर उसको देखना अभिनय होते हुए, उन दोनों में बहुत अंतर पड़ता है। और जब उसे अभिनय होकर के सिनेमा के पर्दे पर उकेरा जाता है तो जो व्यक्ति देखने वाला होता है वो उस रोल का निभाने वाले बंदे में, अभिनेता या अभिनेत्री में अपनी छवि निहारने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि इनमें से हम अलग नहीं बल्कि ये जो रोल निभा रहे हैं वो हमारा ही कहीं ना कहीं सामाजिक रोल है, यही सामाजिक भूमिका हम भी कहीं ना कहीं निभाते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि जब उन्होंने उसके विषय में मारे गए गुलफाम के विषय में पढ़ा ना तो उनको लगा कि भाई वास्तव में इसको तो सिनेमा के पर्दे पर उतारा जाए तो ये मील का पत्थर साबित हो जाएगी। आज भी उस फिल्म की गणना हिंदी की अमर फिल्मों में की जाती है। ठीक है। आपने राज कपूर के गाने सुने हुए ना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, या फिर जोकर, है ना। कई ऐसी मूवीज हैं जिनकी वजह से उनको वास्तव में बहुत शोहरत भी मिली और शोहरत मिलने के साथ साथ वो एवरग्रीन स्टार के रूप में बॉलीवुड के अंदर अपना एक विशेष स्थान बना पाए। आज भी उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो हमारे हिंदी बॉलीवुड के अंदर अपना रोल निभा रही हैं। लेकिन जैसा रोल राज कपूर ने निभाया किसमें, फिल्म तीसरी कसम में, और शैलेंद्र ने उस फिल्म के लिए जिस तरह का एक सौदा खेला, अपने जीवन की सारी पूंजी उसके लिए लगा दी, तो शैलेंद्र के इसी परमार्थ को देख करके इस फिल्म के ऊपर प्रहलाद अग्रवाल जो राइटर हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा और उसी लेखन कार्य को हमारे पाठ्यक्रम का विषय बनाया गया। तो देखो इस फिल्म ने न केवल अपने गीत, अपने संगीत, अपनी कहानी की बदौलत शोहरत पाई बल्कि अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन, जिनको शोमैन कहा जाता था और वह व्यक्ति कोई और नहीं कौन था, राज कपूर, उन्होंने अपनी फिल्म की जीवन की बेहतरीन फिल्म, जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। और फिल्म में हीरोइन कौन थी, वहीदा रहमान। ठीक है ना, पुरानी एक्ट्रेस का नाम है, जो अभिनेत्री है वहीदा रहमान उनका नाम लिया जाता है। उसने ऐसा अभिनय कर दिखाया जैसी कि उनसे उम्मीद थी, यानी उन्होंने पूरे मनोरथ से उसमें एक्टिंग की। इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद भी तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने ये भी उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना बहुत कठिन और जोखिम का काम है। बेटा मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। आपने एक मूवी गाना सुन रखा होगा, मूवी का नाम मुझे नहीं पता, निबूड़ा निबूड़ा निबूड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा, है ना। ऐश्वर्या राय के ऊपर अभिनीत किया गया ये गाना है। लेकिन जब इस गाने के बोल के विषय में मुद्दा उठा था तो ग्रामीण परिवेश में गांव के लोगों के द्वारा ये गीत गाया जाता था, भाई माने नींबू डाला दो, कच्चा कच्चा छोटा छोटा नींबू डाला दो। ठीक है ना। लेकिन जब अनु कपूर ने उस गाने को सुना तो उन्होंने नए म्यूजिक कंपोज करते हुए उस गाने को एक नया रूप दे दिया और इसके लिए ये मुद्दा कई बारी मुकदमे के तौर पे भी दायर किया गया। लेकिन फिर आपको पता है कि किसी ना किसी तरह से ये बात जो है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होती है उसी के फेवर में चला जाता है और साधारण व्यक्ति की कोई पूछ नहीं होती है। लगभग ऐसा ही कुछ हुआ कि जब फणीश्वर नाथ रेणु की इस रचना को शैलेंद्र ने पढ़ा तो शैलेंद्र ने ये सोचा कि मैं पढ़ करके उससे इतना आनंद ले रहा हूं तो क्यों ना लोगों के सामने फिल्म के रूप में इस पूरी कहानी को एक मंच पर उतारा जाए, तो सारे के सारे लोगों का जो मनोरंजन होगा उससे मुझे खुशी होगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु के साथ अन्याय नहीं होने दिया। उनको लगा कि जिस तरह से उस लेखक ने इस रचना को लिखने में अपना पूर्ण मनोरथ लगा दिया था तो उसके साथ भी पूरा न्याय
किया जाना चाहिए। और उसी पूरे न्याय को करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस लिखी गई रचना में थोड़ा बहुत भी फेरबदल नहीं किया, थोड़ा बहुत भी उन्होंने उसमें काट छांट नहीं करी। एक और उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगी, आपने अजय देवगन अभिनीत मूवी देखी होगी, तुम कब जाओगी अतिथि, और यही चैप्टर आपने शरद जोशी के द्वारा लिखा हुआ कक्षा 9th में पढ़ा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। परेश रावल उसमें गेस्ट बन के आता है, जाना तो किसी और के घर में होना चाहिए था उसको, लेकिन वो अजय देवगन के घर में चला जाता है। फिर जो अजय देवगन और उसकी जो वाइफ है वो इतने परेशान होते हैं उससे, क्योंकि वो अतिथि ऐसा होता है जो अतिथि ना होकर बहुत कम मायनों में अतिथि, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे ऐसे भारी कदम लेकर के आया है कि यहाँ आकर जम गया है ना। तो शरद जोशी की उस मूवी के अंदर भी थोड़ा बहुत लोगों का मनोरंजन करने के लिए उसमें कल्पनाओं का समावेश किया गया और कुछ ऐसे सीन उसमें शामिल किए गए ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन हो सके। तो इसी तरह से तीसरी कसम जब उस लेखन रचना को शैलेंद्र ने पढ़ा तो शैलेंद्र ने सोचा फणीश्वरनाथ रेणु ने इसको जैसा लिखा है ना, मुझे उसको पढ़ करके इतना आनंद मिला है, तो इसको एज इट इज यानी जैसा है वैसा का वैसा इसको वहां पर्दे पर उजागर किया जाए ताकि लोगों का भी ये क्या करेगी, बहुत ज्यादा मनोरंजन करेगी और लेखक के साथ भी अन्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस रचना को लिखने वाला कौन था, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, तो देखिए इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद भी तीसरी कसम को आज इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण में ये भी उजागर कर दिया गया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना बहुत कठिन और जोखिम का काम है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तीसरी कसम फिल्म की ओर। इसके शिल्पकार आपको पता है, जब किसी मूर्ति चट्टान को सुंदर रूप देने वाला बंदा कहलाता है शिल्पकार, जो अपनी शिल्पकारी के द्वारा किसी चट्टान को के पत्थर के टुकड़े को भी ऐसे रूप में बदल देता है कि मान लो वो निर्जीव ना होकर सजीव हो गई हो। तो ऐसा ही व्यक्ति कहलाता है शिल्पकार, जो अपनी कला के माध्यम से, अपने शिल्प के माध्यम से एक बेजान वस्तु में भी जान डाल देता है। तो तीसरी कसम एक रचना थी, एक बुक थी, उस बुक को पढ़ा शैलेंद्र ने और उन्होंने उस बुक को इस तरह से रंगीन बॉलीवुड सिनेमा जगत के पर्दे पर उतारा कि वास्तव में वो एक नए शिल्पकार के रूप में सामने आई, यानी बेजान एक साहित्यिक रचना को उन्होंने जानदार रूप दे दिया था। तो चलो बढ़ते हैं संगम। संगम एक बहुत पुरानी मूवी है और उस मूवी के अंदर भी राज कपूर ने ही एक्टिंग की है ना, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा कर दी। कौन कौन सी फिल्में थी, मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त तथा सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण शुरू किया था तो वो संभवतः उसने ये सोचा भी नहीं कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में उसे 6 वर्षों का समय लग जाएगा। यानी मेरा नाम जोकर फिल्म को जब उन्होंने अभिनीत करना शुरू किया, एक्टिंग के तौर पे अपनाना शुरू किया, तो उनको ऐसा लगने लगा कि वास्तव में इस फिल्म के एक हिस्से को बनाने में 6 साल लग गए। तो मैंने ये 4 फिल्में एक साथ हाथ में ले ली है, तो इनको पूरा करने में मेरे को कितना समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर के द्वारा अभिनीत की गई फिल्में प्रदर्शित हुई, अभिनीत एक्टिंग की गई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यानी सिनेमा जगत के पर्दे पर यह फिल्म कब आई, 1966 में। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सबसे गजब की एक्टिंग की। ठीक है, और कैसी एक्टिंग की, एक गांव के आदमी की, एक ग्रामीण लड़के की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर उतार दिया। सेल्यूलाइड क्या होता है आपको पता है, कैमरे की रील होती है। कैमरे की रील में उस पूरी साहित्यिक कृति को एक्टर और एक्ट्रेस की एक्टिंग के थ्रू उसमें सारा उकेर देना, यानी एक बहुत बड़े सिनेमा जगत के बहुत बड़े उस पर्दे के ऊपर उस फिल्म को वहां पर अवतरित करना। तीसरी कसम एक फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइड पर लिखी एक कविता है।
कि वास्तव में इस फिल्म को इस ढंग से वहां पर अवतरित किया गया कि वो वास्तव में एक कविता के रूप में लोगों का मनोरंजन कर रही थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है, यानी शैलेंद्र ने जो फिल्म बनाई थी उसमें तीसरी कसम उनकी फर्स्ट फिल्म थी और लास्ट थी। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक भी मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों के द्वारा भी इस फिल्म को सम्मानित किया गया। आपको पता है कई तरह के फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, ऑस्कर वाला होता है ना, और कोई भी होता है। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी ये फिल्म जो है पुरस्कृत की गई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफी हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ये फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। इसको जरूर रेखांकित कीजिएगा। यानी जो व्यक्ति पूरी किसी कहानी को पूरे दिल से जोड़ करके उसे महसूस करता है और फिर उसके ऊपर कोई फिल्म बनाता है, तो वो कहानी, वो फिल्म जो है उसकी वास्तव में दिल से रिलेटेड, हार्ट टचिंग होती है, हृदय से, हृदय को छूने वाली होती है। और वही हृदय को छूने वाला व्यक्ति जो है एक सच्चा कवि ही हो सकता है। देखिए इसमें किसको क्या रोल मिला था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। राज कपूर की भावनाएं यानी राज कपूर एक गांव का एक लड़का बना और राज कपूर की भावनाओं को शब्द, डायलॉग देना। ठीक है, राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। यानी उसके लिए उन्होंने किसी तरह का वेतन, किसी तरह का पेमेंट, किसी तरह का पैसा नहीं लिया था। शैलेंद्र ने लिखा कि जब वे राजकुमार के पास, राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने के लिए पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत वो गंभीरता पूर्वक बोले कि मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। भाई इस मूवी में अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ एडवांस दो। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जो है जिंदगी भर की मेहनत, जिंदगी भर की दोस्ती का ये सिला देंगे, है ना। भाई दोस्त है, दोस्त तो भाई बिना किसी स्वार्थ के काम करेगा। शैलेंद्र का मुंह उतरा हुआ देखा तो राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई निकालो 1 रुपया मेरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बहुत ही व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। और फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। यानी उन्होंने पहले कभी ना तो फिल्म बनाई थी और ना फिल्म निर्माण का उनको कोई अनुभव था। यही इसीलिए कहा गया कि ये उनकी जीवन की पहली थी और आखिरी फिल्म थी। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से भी सचेत किया कि भाई अगर फिल्म सिनेमा के पर्दे पर फ्लॉप हो गई तो समझ लेना तेरी तो जिंदगी का कमाया हुआ सारा का सारा धन मिट्टी हो गया। पर वो तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था। उसे ज्यादा से ज्यादा संपत्ति और यश प्राप्त करने की इतनी इच्छा नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। यानी उनको ये था कि फणीश्वर नाथ रेणु ने जिस तरह की इस रचना को लिखा है, उस रचना को पर्दे पर भी एज इट इज मैं लोगों के सामने उतार दूं और लोग उससे परिचित हो जाएं, मुझे उसी में एक अंदर से आत्मा का सुख मिल जाएगा। तीसरी कसम कितनी महान फिल्म क्यों ना रही हो, लेकिन एक दुखद सत्य की बात यह है कि इसको प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। आपको पता है किसी भी फिल्म का जब प्रमोशन किया जाता है तो उसमें कई लोग जो स्पॉन्सरशिप देते हैं, है ना, उसको स्पॉन्सर करते हैं। जब भी आप टीवी के अंदर भी उस फिल्म को देखोगे तो उसमें दिया गया होता भाई ये जो सुल्तान फिल्म स्पॉन्सर्ड बाय, है ना। सुल्तान के अंदर आपको पता है जब वो फाइट करने जाता है तो उसमें स्पॉन्सरशिप देता है वो एक जो जो प्रेशर कुकर बनाने वाला एक फैक्ट्री का मालिक होता है, वो देता है। सॉरी। तो किसी भी फिल्म को जो है वहां प्रदर्शित करने से पहले स्पॉन्सरशिप की भी आवश्यकता होती है, तो वहां उनको वितरक ही नहीं मिले। ठीक है, फिर क्या हुआ तो वास्तव में बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामी गिरामी सितारे थे, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी। इनके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन से पूर्व भी बहुत लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई भी नहीं मिला। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज नहीं थी, इसीलिए वह मुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ।
और जब फिल्म कब आई और कब चली गई इसका भी किसी को पता नहीं चला। तो उम्मीद है आप लोगों को अभी तक ये जो पाठ पढ़ाया इसको अच्छे से समझने की आपने कोशिश की होगी। प्रहलाद अग्रवाल जो बॉलीवुड से रिलेटेड जितने भी गॉसिप्स आते थे, जो भी मूवीज आती थी, उनके विषय में चर्चाएं करते थे और उन चर्चाओं से रिलेटेड लेख लिखते थे। फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक उपन्यास या आंचलिक रचनाएं लिखने में महान साहित्यकार थे, ठीक है। और शैलेंद्र वास्तव में ऐसे गीतकार थे जिन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की उस पूरी कहानी को पढ़ा और पढ़ करके उसी कहानी के बीच बीच में उसी कैरेक्टर्स की भावनाओं को शब्द दिए, यानी गीत लिखे। और उन्हीं गीतों में संगीत देने वाले कौन थे? शंकर और जय किशन। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और उन्होंने अपनी इस मूवी के अंदर उन्होंने अपना संगीत दिया। तो ये फिल्म से संबंधित, तीसरी कसम की फिल्म के से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको बता दी। बाकी हम कल के पाठ में पढ़ेंगे कि किस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया, गीत लिखे गए, गीत लिखने वाले कौन थे, गीत के बोल क्या थे, और कब ये पर्दे पर आई, लेकिन पर्दे पर से भी कब उतर गई, और इस फिल्म में कितना मुनाफा कमाया, ये सफल हुई या असफल हुई, उसके बाद शैलेंद्र के जीवन में क्या हुआ, ये सारी चीजें हम अपने कल के पाठ में पढ़ेंगे। आप लोग घर पर बैठ करके इस पाठ को अच्छे से पठन पाठन कीजिएगा, अध्ययन अध्यापन कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। और जो भी वर्क आपको दिया गया है उसको समय पर पूरा करके मुझ तक वापस प्रेषित करें, ताकि मेरे पास भी आपके रिटर्न वर्क का रिकॉर्ड रह सके।